नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, आप लोगों को पता है। और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि लास्ट वीक में कराया गया था, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस ही कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट 2 होगा, इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे और उनके साथ 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उद्धव ठाकरे को आपको पता है कि पिछले साल ये मुख्यमंत्री बने थे। कब? 28 नवंबर को इनको शपथ दिलाई गई थी, इन्हें दोनों सदनों के सदस्य बनने के लिए 27 मई 2020 तक का टाइम दिया गया था। ठीक है, तो 27 मई 2020 से पहले इनको राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की आवश्यकता थी। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। ओके, आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा विकसित कम लागत वाले व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों यानी पीपीई के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के सहयोग से एक पेटेंट दायर किया गया। नौसेना द्वारा विकसित यह उपकरण एक विशेष कपड़े से बना है, जो बाजार में उपलब्ध अन्य पीपीई के मुकाबले उच्च गुणवत्ता और उच्च श्वसन क्षमता प्रदान करता है। पीपीई के एक पायलट बैच का उत्पादन पहले ही मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किया गया है। ओके, जो इसका पहला उत्पादन था पीपीई का, वो एक पायलट बैच का पहला उत्पादन था, जो कि मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किया जा चुका है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, किफायती किराए के आवास परिसर यानी ARHC, जो कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रस्तावित है, का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत एक योजना शुरू करेगी। इस योजना का जो उद्देश्य है, उसमें प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराए पर जीवन यापन की सुविधा प्रदान करना है। यह शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को PPP मोड के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC में बदलने का प्रस्ताव करता है। यह योजना उद्योगों और राज्य की एजेंसियों और केंद्र सरकार के संगठनों को ARHC के विकसित करने और उन्हें संचालित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो आपका आंसर होगा 1.2%। ओके, 1.2%। देखते हैं इसकी व्याख्या। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का अनुमान 2020 में 3.2% कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया कि भारत राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2020 तक 1.2% की दर से बढ़ेगा। यूएन ने पहले ही वर्ष 2019 के लिए 4.1% की निम्न विकास दर का अनुमान लगाया था। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत धीरे धीरे अपनी विकास दर हासिल करेगा और वर्ष 2021 में 5.5% तक पहुंच जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका आंसर होगा पीयूष गोयल। ओके, आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को G20 समूह के वर्तमान अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा आयोजित किया गया था। अप्रैल 2020 से सऊदी अरब ने कोविड-19 खतरों, नियंत्रण उपायों और वायरस द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौती पर चर्चा करने के लिए इस तरह के आभासी शिखर सम्मेलन की एक श्रृंखला की मेजबानी की है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आपका आंसर होगा 1 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए याचिका दायर करने वाले याचिकाओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, कॉम्पटीशन फर्म ने एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है? ओके, तो आपका आंसर होगा जेफ बेजोस। ओके, कॉम्पटीशन फर्म ने एक स्टडी के रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा। वे अभी 143 बिलियन डॉलर यानी 14,300 करोड़ डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं और उनकी उम्र 56 वर्ष है। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? तो आपका आंसर होगा खेल मंत्रालय। ओके, क्या आंसर होगा? खेल मंत्रालय। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 14 खेल चुने गए हैं। वन स्टेट वन गेम्स के हरियाणा सहित 5 अन्य राज्यों में ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार किए जाएंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, उद्धव ठाकरे और 8 अन्य नेताओं को निर्विरोध किस विधान परिषद का सदस्य चुना गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र विधान परिषद। ओके, आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र विधान परिषद। और इसका अभी आप लोग को जो इसकी व्याख्या थी वो आप लोग को बता दी गई है। ठीक है, लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, तो आप लोग उससे भी उसको देख सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? तो आंसर होगा 1 अरब डॉलर। ब्रिक्स बैंक ने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने HOPE होप पोर्टल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होप पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे राज्य में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, वहीं प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी इससे जुड़ पाएंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने कब से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा 22 मई। ओके, आंसर क्या होगा? 22 मई। भारतीय रेल ने 22 मई से विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की घोषणा की है। 22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए 15 मई से टिकट जारी करने के नियमों में बदलाव लागू किए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया जो अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा? तो आंसर होगा तेलंगाना। ओके, तेलंगाना भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपनी पायलट परियोजना के हिस्से के एक रूप में किसानों को फसल उगाने के भी निर्देश देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है,
वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजोवेदो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। ओके, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो एजोवेदो ने अप्रत्याशित रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे 31 अगस्त को इस्तीफा दे देंगे। ओके, ये अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के ये अपने पद से, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, ये कार्यकाल होने के पहले ही ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया? तो आंसर होगा रूस। रूस के विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने भाग लिया। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए थे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर होगा 90,000 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? 90,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। कंपनियों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC के लिए यह राशि दी जाएगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। ओके, आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है, जबकि पिछले महीने राज्य सरकार तक अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला किया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, NRAI ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? तो आंसर होगा खेल रत्न। ओके, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने हाल ही में खेल रत्न अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है, जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे वर्ष पिस्टल कोच जसपाल राणा के नाम की सिफारिश की है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो आपका आंसर होगा कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, यह है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के कैंपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा में चुना गया है, जबकि वर्ष 2020 में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी? तो आंसर है गृह मंत्रालय। ओके, गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल विदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। सरकार ने इस फैसले में देश में स्वदेशी उत्पादों को उपयोग को काफी बढ़ाने के लिए कहा है, और उनको यह लगता है कि सरकार के इस फैसले से जो विदेशी उत्पाद का उपयोग है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस IIM को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? तो आंसर होगा IIM कोलकाता। ओके, फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में IIM कोलकाता को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है। इस सूची में 3 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी में प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग की घोषणा की गई है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है,
कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए किसने चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो आंसर होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी के लिए चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। इस सर्वे की निगरानी इकाई में कुल 10 स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2020 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा जल जीवन मिशन। जम्मू और कश्मीर ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल का कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की है। इस समय केंद्र शासित प्रदेश यूटी 3 जिलों गंदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5000 गांवों में पानी की आपूर्ति करने के लिए योजना बना रहा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा विश्व परिवार दिवस। ओके, 15 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि समाज में भी परिवार सबसे छोटी इकाई है और इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1943 में की गई थी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा वनडे और T20। ओके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में राष्ट्रीय टीम का वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है, लेकिन अजहर अली टेस्ट कप्तान ही बने रहेंगे। ओके, अजहर अली जो है वो टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME अर्थात सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगों सेक्टर को कितनी रकम कोलैटरल फ्री यानी बिना गारंटी के लोन की सुविधा का ऐलान किया है? तो आंसर होगा 3 लाख करोड़ रुपए। ओके, 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए की डिटेल जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 13 मई को जारी की। इसमें उन्होंने 15 ऐलान भी किए थे। अब देखते हैं 15 ऐलान क्या हैं। तो अब MSME के लिए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, वो भी कोलैटरल फ्री लोन, यानी बिना कोई गारंटी के। ओके, देखते हैं वह चाहे सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है, किसको लोन मिलेगा उसके बारे में है। तो वह चाहे सर्विस सेक्टर का हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, MSME के लिए कोलैटरल फ्री लोन 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं देनी होगी। 4 साल के लिए लोन होगा 100% क्रेडिट गारंटी के साथ। पहले 1 साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। ओके, पहले 1 साल तक आपको मूलधन भी नहीं चुकाना होगा। ये 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। 45 लाख यूनिट को फायदा होगा। 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले को फायदा मिलेगा। ओके, जिसका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है साल का, उनको भी फायदा मिलेगा। और 3 लाख करोड़ के लोन से हर यूनिट में औसत 6 से 6.5 लाख रुपए मिलने की उम्मीद होगी। आगे भी देखते हैं, खस्ताहाल MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज। ओके, 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। देखते हैं क्या है इस पे। 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा इसमें, ठीक है, जो 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है लिया गया है, इसमें क्या होगा, 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा और NPA या खस्ताहाली में तो फायदा मिलेगा ही। ठीक है, फंड ऑफ फंड क्या है, तो यह उन MSME के लिए है जिनमें संकट से उबरने की गुंजाइश है। ओके, किसके लिए है, यह उन MSME के लिए है जिनमें संकट से उबरने की गुंजाइश है, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्हें क्या हुए हैं, परेशानियां हुई हैं। ओके, दूसरा है उनके लिए 10,000 करोड़ का फंड, 50,000 करोड़ की इक्विटी आएगी। अब MSME की परिभाषा बदली, इसमें भी देखते हैं क्या है।
तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब फर्क नहीं, यानी माइक्रो इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 1 करोड़ तक का निवेश है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। निवेश की सीमा बढ़ी, पहले 25 लाख को माइक्रो यूनिट कहते थे, अब 1 करोड़ के निवेश तक माइक्रो यूनिट रहेगा, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट ही वो रहेंगे, ओके। सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी वो माइक्रो यूनिट रहेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, सर्विस यूनिट और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं, यानी वो अब क्या हो गई है, माइक्रो इंडस्ट्री हो गई हैं, ओके। वही है ये वाली लाइन कि सर्विस सेक्टर में 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट, और यहाँ पे देखिए निवेश की सीमा बढ़ी, पहले 25 लाख माइक्रो यूनिट कहते थे, जिन्हें अब 1 करोड़ के निवेश तक माइक्रो यूनिट कहेंगे, ओके। अब देखिए लास्ट है, टर्नओवर की साइज भी बढ़ाई गई, 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक माइक्रो इंडस्ट्री, ओके। अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उसको भी क्या कहेंगे, माइक्रो इंडस्ट्री में ही उनको गिना जाएगा। चलते हैं अब अगले उस पे, और क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री क्या होंगी, इस पे देखते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्री उन्हें कहा जाएगा, यानी स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 10 करोड़ तक का निवेश है और 50 करोड़ तक का क्या है, टर्नओवर है जिनका। अब मीडियम इंडस्ट्री कौन सी होंगी, मीडियम यानी मंझले उद्योग में वे कहलाएंगे जहां 20 करोड़ तक का निवेश है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है। इससे फायदा क्या होगा, तो अब ज्यादा फायदा होगा, एमएसएमई के दायरे में ये आ जाएंगे, ओके। जब अब ये एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे जिससे इनको फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे इनको लोन भी मिलेगी, वो भी 1 साल तक उन्हें कोई भी जो मूलधन है वो भी नहीं चुकाना होगा, ओके। तो यही फायदा होगा इनको। लक्ष्य देखते हैं क्या है, एक अनुमान के अनुसार बंद के कारण देश में अप्रैल महीने में 12.2 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, उपभोक्ता मांग लगभग समाप्त हो गई है। दूसरा लक्ष्य, पैकेज के जरिए सरकार का एक लक्ष्य ये भी है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट के प्रभाव से उबारते हुए पटरी पर लाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, ओके। ये 2 लक्ष्य हैं, ठीक है। एक तो जो हमारे यहाँ कोरोना महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है, ठीक है, उसको फिर से पटरी पर लाना है और भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। चलते हैं अब अगले पे। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं लेंगी, ओके। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी, तो आंसर होगा आपका 200 करोड़ रुपए। इसमें एमएसएमई को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और सिर्फ देसी कंपनियों को ही ये टेंडर मिलेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बढ़िया कदम होगा, ओके। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो आंसर होगा 30 नवंबर, ओके। टैक्स ऑडिट की डेट अब 30 सितंबर की जगह कितनी हो गई है, 31 अक्टूबर कर दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है, तो आंसर होगा 31 दिसंबर 2020। सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की घोषणा 2020-21 के बजट में की थी। तब इस योजना की समय सीमा कितनी थी, 30 जून 2020, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, किस राज्य की सोवराई फोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। आंसर होगा झारखंड। आंसर क्या होगा, झारखंड। यह आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग लिमिटेड ने किया था, ठीक है। इसके लिए आवेदन किसने किया था, सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड ने, ओके। ये चीज ध्यान रखना है आपको। और सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है, ओके।
ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। ये उस जगह के स्थानीय आदिवासी महिलाओं की ओर से बनाई जा रही है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। ओके, ये वहां के आदिवासी महिलाओं की ओर से बनाई जा रही है और वो वहां की एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है। फिर है अगला पॉइंट, यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। ओके, मतलब जब फसल की कटाई होती है और विवाह के समय ही इसे ज्यादातर बनाया जाता है। ठीक है, उसी टाइम पे ये प्रचलित है। इस शैली में लाइनों, डॉट्स, जानवरों के आंकड़े और पौधों की एक विशेषता होती है जो अक्सर धार्मिक आइकोनोग्राफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, ये जो आइकन से बना है आइकोनोग्राफी, ओके, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। लाइन, डॉट्स का और जानवरों के आंकड़े और पौधों की विशेषता होती है इनमें, जो अक्सर धार्मिक आइकोनोग्राफी का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे है, रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और हजारीबाग और टाटा नगर रेलवे स्टेशन के अलावा सोहराई खोवर चित्रों को सजाया गया है। ओके, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला है, किस राज्य के प्रसिद्ध तैलिया रुमाल बुनाई को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा तेलंगाना। देखिए, इस जब से आप देख रहे हैं लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, तब से लेकर के ये पिछले 2 महीनों में बहुत ही ज्यादा जो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो आप लोग ये इनको ध्यान रखिएगा कि किन किन चीजों को जीआई टैग मिला है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वाले हमारे जो वीडियो थी उसमें भी कई सारे जीआई टैग के बारे में बताया गया था, जिसमें ये केसर पे था, चावल पे था। ठीक है, उनको जीआई टैग मिला है काले चावल पे। ठीक है, और केसर पे मिला है, कश्मीरी केसर पे। इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखते हैं ये वाला, आप लोग उसको देख लीजिएगा वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो जो है उसमें बताया गया है, उसको आप देख लीजिए। इसको देखते हैं क्या है। तैलिया रुमाल बुनाई को जीआई टैग मिला है, तो क्या मिला है? तेलंगाना में। ठीक है, ये तेलंगाना राज्य का है। तैलिया रुमाल जो है ऐसी दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के चिराला से हुई है। ओके, इसे बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम भी शामिल है, जो पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है। तैलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले, सफेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है। निजाम के राजवंश के दौरान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के एक छोटे से पिछड़े गांव पुटपका में लगभग 20 परिवार हथकरघा बुनाई में लगे हुए थे। तैलिया रुमाल राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया भी जाता है और हैदराबाद के निजाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तैलिया रुमाल को घूंघट के रूप में भी पहना गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि क्या हुई? ठीक है, तो नई तिथि क्या तय की गई है? 17 फरवरी से 7 मार्च। ओके, 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन फीफा की ओर से महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इसी साल 2 से 21 नवंबर तक होना था, जो कि कोरोना महामारी यानी कोरोना वायरस के कारण अब अगले साल कराया जाएगा। इसमें भारत समेत 16 टीमें शामिल होंगी। मेजबान होने के कारण भारतीय टीम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। टूर्नामेंट में देश में 5 जगह कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता और नवी मुंबई में खेला जाना है। फाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा। साथ ही फीफा ने बताया, इस टूर्नामेंट के जो नियम और मापदंड बनाए गए थे उनके अनुसार ही यह खेल खेला जाएगा। 1 जनवरी 2003 या उसके बाद 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले जन्मे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में शामिल होने की भी छूट दी गई है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, क्राइम पेट्रोल फेम अभिनेता शफीक अंसारी का 10 मई को निधन हो गया, वह किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो आंसर है कैंसर। उन्होंने अपने कैरियर की जर्नी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटर शुरू की थी। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म बागबान के लिए स्क्रिप्ट राइटर भी ये थे। ठीक है, जो बागबान फिल्म है अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की, जो कि 2003 में आई थी, उसके ये स्क्रिप्ट राइटर भी थे। देखते हैं अगला प्रश्न, सीबीएसई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा मनोज आहूजा। ओके, ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष निदेशक हैं और यह 1990 बैच के उड़ीसा संबंध के आईएएस अधिकारी भी हैं। वह सीबीएसई में अनीता करवाल की जगह लेंगे। ओके, इसकी जो पहले अध्यक्ष जो थी, पूर्व अध्यक्ष कौन थी? अनीता करवाल, उनकी जगह पे आएंगे। और करवाल को पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव की नियुक्ति में सचिव नियुक्त किया गया था। ओके, करवाल को पहले किसमें? स्कूली शिक्षा और एवं साक्षरता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में अगले 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? तो आंसर है बाल एवं मातृ कुपोषण। ओके, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। इस रिपोर्ट में 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन और कम गर्भ के कारण हुई है। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 से 2017 तक सुधार भी हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों में अगर बात करें तो उनके बीच में असमानताएं भी बढ़ी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटांगो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है, द सुंदरम वेंटांगो जिसे कहा जाता है। ओके, इस डिवाइस को एमआईटी बोस्टन जैसे संस्थानों के मार्गदर्शन के साथ साथ मद्रास मेडिकल कॉलेज और कावेरी अस्पताल जैसे अस्पतालों के सहयोग से विकसित किया गया है। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी को लेकर भारत की प्रक्रिया के लिए किस देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने 3.6 मिलियन डॉलर प्रदान किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया की सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर का सहयोग दिया है। वित्त पोषण की प्रारंभिक किस्त भारत को सार्स कोविड-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूत करने और समर्थन में मदद करेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रही भारतीय संस्कृति संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है? तो आंसर होगा विदेश मंत्रालय। केंद्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर केंद्रीय विदेश मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाना है। हाल ही में आईसीसीआर यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गीत जारी किया, जिसमें उषा यूथुफ और जो अल्वारेस जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों ने कार्य किया है। यह गीत जो अल्वारेस द्वारा लिखा गया और संगीतबद्ध किया गया है और देश भर के कई प्रसिद्ध गायकों द्वारा इसे गाया गया है। देखते हैं अगला। और अगला है, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक विशेष आर्थिक पैकेज का
अनावरण किया है जिसका नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान है। ओके, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के चौथे चरण से पहले देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन पैकेज में गरीबों में मुफ्त अनाज का 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी शामिल किया गया है, जिसे मार्च के महीने में पीएम गरीब कल्याण योजना के नाम से घोषित किया गया था। इसमें आरबीआई द्वारा घोषित तरलता उपाय और ब्याज कटौती भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केंद्रित होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला है आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार डेटा को अधिकतम कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? तो आंसर है 80 दिन। भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया। नए नियमों के अनुसार 180 दिनों से अधिक डेटा का भंडारण निषिद्ध है। नए मानदंड केवल जनसांख्यिकी, संपर्क, स्वमूल्यांकन और संक्रमित व्यक्तियों के लोकेशन डेटा और उनके संपर्कों के डाटा संग्रहण की अनुमति देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला है किस भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नई पहल FAR आपके द्वार लॉन्च की है? ये FAR नहीं होगा, FIR होगा। ओके, ये होगा FIR, इसको सही कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। FIR आपके द्वारा योजना शुरू की है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में FIR आपके द्वार योजना नाम की योजना एक शुरू की है। यह योजना राज्य भर के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट आधार पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि वे 100 नंबर का उपयोग कर सकते हैं और डायल 100 वाहन ने हेड कांस्टेबल को FIR दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। गंभीर शिकायतों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। देखते हैं अगला, और अगला है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो आंसर है भरोसा। आंसर क्या है? भरोसा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में आभासी मंच के माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर 08046801010 है। विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को शिकायतों के निवारण और सेवाएं यहां से प्रदान की जाएंगी। देखते हैं अगला, और अगला है कृषि मंत्रालय के लक्ष्य के अनुसार 15 मई से पहले कितने मंडियों यानी बाजारों को ENAM प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत किया जाना है? तो आंसर होगा 1000। 11 मई 2020 को लगभग 117 मंडियों को ENAM राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत किया गया। इससे देश में मंडियों की संख्या 1962 हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडियों का शुभारंभ किया। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल और बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस मंच के माध्यम से 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है। इसमें तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्यान्न शामिल हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्यान्न शामिल हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला है किस देश ने $1,80,000 की इनामी राशि वाले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप का पहला संस्करण जीता? तो आंसर होगा चीन। चीन ने हाल ही में $1,80,000 यानी डॉलर वाले इनामी राशि वाला FIDE फाइट chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता, जबकि भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। राउंड रॉबिन चरण में अधिकतम अंकों के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि उसने अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ किया। चीन ने
$48,000, अमेरिका ने $36,000 और अन्य देशों ने $24,000 के पुरस्कार जीते। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर एबीएस सीबीएन कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा फिलीपींस। ओके, आंसर क्या होगा? फिलीपींस। फिलीपींस देश की टेलीकॉम बॉडी ने देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टर एबीएस सीबीएन कॉर्प के परिचालन को बंद करने की घोषणा की है। एबीएस सीबीएन फिलीपींस का मुख्य समाचार चैनल है, उसका लाइसेंस अब क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। देखते हैं अगला। अगला है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए यह लॉन्च किया गया है। इस ऐप से मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, यहीं समाप्त करते हैं।